नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज इस 105वें उपाख्यान से एक और महत्वपूर्ण भावी कानून देखना है जो कि अपने आप में अभी बिल स्वरूप में है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो टेक्नोलॉजी है जिससे व्यक्ति की पहचान होती है, उसके यूज एंड एप्लीकेशन को नियमन करता यह कानून है। रेगुलेशन बिल 2019 यानी कि 2019 का यह रेगुलेशन है। हालांकि यह संपूर्णतः कानून में तब्दील नहीं हुआ, अभी परिवर्तित नहीं हुआ, मगर उसे एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत गुजरना है जो कि भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित की गई है। आज यहाँ हमें इस भावी बिल के या भावी अधिनियम के परिचय, उसकी पृष्ठभूमि, इसका जो है मुख्य उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधानों को देखना है एवं इसके क्रिटिसिज्म यानी कि इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के ऊपर भी चर्चा करनी है। साथ ही ग्रोथ माउंट यूपीएससी के ऊपर चल रही यह सीरीज, पूरी सीरीज हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। तकरीबन 100 से अधिक लेक्चर्स इस सीरीज में है। यह जो आज का जो उपाख्यान है वो जो है लास्ट सेकंड उपाख्यान है इस पर्टिकुलर सीरीज का। और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने पूर्व के हमारे इस प्लेलिस्ट के उपाख्यान या लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप कृपया देखिए। वो आपको आपकी कानूनी समझ बढ़ाने में, साथ ही में न्यायिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा या संधि परीक्षाओं के लिए कानूनों की समझ को जो है बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे, आपको प्रबुद्ध करने में आपकी सहायता करेंगे। तो आप ज़रूर ग्रोथ माउंट यूपीएससी के अन्य जो प्लेलिस्ट है वो भी देखिए इस प्लेलिस्ट के साथ। साथ ही यह पूरी सीरीज इस बुक के ऊपर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और साथ ही यह बुक का जो कोर कंटेंट है वो तो हमने समाप्त कर लिया, मगर अब इस बुक के साथ जो हमें कुछ वैल्यूएडेड रिसोर्सेस मिले हैं, इनमें यह ऐसे रेगुलेशन से शामिल है, ऐसे बिल से शामिल है, तो उनका भी हम लोग यहाँ एक एनालिसिस, एक सिंप्लीफाइड एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं। जीएस पेपर 3 के साथ यह मामला जुड़ा है क्योंकि अपना आप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डीएनए, ठीक है, जो एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिसमें काफ़ी सारा स्कोप है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी दिशा में, सच्ची दिशा में हो तो यहाँ काफ़ी सारा आप कह सकते हो कि वर्क जो है वो हो सकता है। तो यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। इंट्रोडक्शन से चीज़ों को समझना है। 3 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु इसमें कहता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन had introduced the DNA technology use and application regulation bill 2019 in the लोक सभा। यस, तो माननीय हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यह बिल जो है वो रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बिल इज कॉमनली नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग बिल एंड वाज वंस पास्ड बाय द लोक सभा बट लैप्स्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सपोर्ट इन द राज्यसभा। यस, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। एक पूरी डीएनए की प्रोफाइल जो है एक स्थापित करना कोई भी व्यक्ति की जो कि गुनहगार हो, जो एक सीरियल जो है क्राइम्स में जुड़ा हुआ हो या ऐसा कोई संदिग्ध हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे एक डीएनए प्रोफाइलिंग स्थापने का यहाँ प्रावधान इस जो है पर्टिकुलर बिल में है। साथ ही में कहा गया है कि ये पहले तो एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है लोकसभा में, उसमें पारित भी हो चुका है, मगर राज्यसभा में जो है सरकार को स्पष्ट बहुमति नहीं थी और इसलिए वो रुक गया। वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, राज्यसभा से निकल नहीं पाया। करंटली द बिल हैज़ बीन रिफर्ड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी कि पीएससी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यस, तो जैसे हमें मालूम है कि जो कमिटीज़ होती है विद इन पार्लियामेंट, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। और जो ऐसे नए बिल्स होते हैं, जो ऐसे नए कानून होते हैं, उनका जो स्क्रूटिनाइजेशन है, उनकी जो स्क्रूटिनी है वो यहीं कमेटी लेवल पर होती है। तो यहाँ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, अलग अलग विषयों के ऊपर, ये सारी कमेटियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ होती है। तो कुल मिलाकर करंटली द बिल हैज़ बीन रिफर्ड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसके परिचय की बात है। अब पृष्ठभूमि देखें कैसे यह बिल जो है वो इवॉल्व हुआ। तो देखिए, ओवर द ईयर्स द यूज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी in various civil and non-civil यानी कि criminal matters has been identified by investigating agency and thus the need was felt them to regulate yes civil and criminal matters use of DNA technology। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही बड़ा अवकाश है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। अगर इसमें सच्ची दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इफेक्टिवली किया जाए तो आज डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनका कार्य बहुत ही आसान बना सकती है। तो अब धीरे धीरे
समय के अधीन ज़रूरत उत्पन्न होती गई इस टेक्नोलॉजी की। डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2003। यस, डीएनए प्रोफाइलिंग एडवाइजरी कमिटी जो है वो 2003 में स्थापित की गई थी। इट इंक्लूड्स द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। यस, तो यहाँ एक जो है एडवाइजरी कमिटी स्थापित गई 2003 में। इट इंक्लूड्स द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, और इसमें सभी क्षेत्रों के, सभी जरूरी क्षेत्रों के महानुभावों को सभ्य बनाया गया। उनके मत, उनके अभिप्रायों के ऊपर यहाँ चर्चा करके एक बिल जो है, एक अप्रोप्रिएट बिल जो है वो तैयार किया गया इस कमिटी के द्वारा। A draft bill was prepared which was then referred to expert committee led to revision of the bill was subsequently sent to the Law Commission of India. Yes, इसी कमिटी ने, एडवाइजरी कमिटी ने एक ड्राफ्ट बनाया। इस ड्राफ्ट को एक्सपर्ट कमिटी ने को रिफर किया। इस जो है कमिटी ने referred to expert committee and then expert committee subsequently sent it to Law Commission of India, और एक्सपर्ट कमिटी ने यह लॉ कमीशन को दे दिया कि भाई देखिए इस तरीके का कानून जो है वो लाएगा या सरकार लाना चाहती है। लॉ कमीशन इन इट्स 271st रिपोर्ट सजेस्टेड द एनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन। यस, लॉ कमीशन ने अपने 271वें अहवाल में इस कानून के अमलीकरण की बात बताया कि भाई यह कानून जो है इसका अमलीकरण होना जरूरी है। हेंस द बिल वाज फाइनली ड्राफ्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 2018, और इस तरीके से यह बिल जो है वो अच्छी तरीके से बनाया गया और अंततः उसे भारतीय संसद में वर्ष 2018 में पारित किया गया। हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ है, मात्र उसमें इंट्रोडक्शन किया गया, पारित नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन किया गया। अब इसके कुछ उद्देश्यों को देखते हैं। द बिल एम्स टू रेगुलेट द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच मीन्स डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स लाइक विक्टिम्स, ऑफेंडर्स, सस्पेक्ट अंडर ट्रायल्स, मिसिंग पर्सन्स एंड अननोन डिजीज्ड पर्सन्स। यस, तो कुल मिलाकर अगर राज्य को जरूरत लगे वे ऐसे व्यक्तियों के डीएनए जो है वो ले सकते हैं और उनका डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो ऑफेंडर हो, चाहे वो क्रिमिनल्स हो, चाहे वो अननोन डिसीज्ड पर्सन हो, कोई भी हो, अगर सरकार चाहे, राज्य चाहे तो वे कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब कुछ प्रमुख प्रावधान देखने हैं, अलग अलग अध्यायों में विभाजित है, जिनमें सबसे प्रथम है डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड। यस, तो यहाँ इस कानून के द्वारा एक रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना की कल्पना की गई है कि जो डीएनए के इस क्षेत्र में कार्य करेगा। द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस बोर्ड। यस, जो सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए यह पूरी हायरार्की ऐसी है, डिपार्टमेंट of Biotechnology (DBT), which falls under the ambit of Ministry of Science and Technology, ठीक है, and Ministry of Science and Technology falls under the ambit of Government of India। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की जो है वो कार्य करती है। The major function of the board will be to aid and advise the government। यस, सरकार को जो संभव हो सके वो मदद करनी है इस निगम को, इस बोर्ड को, सरकार को सलाह देनी है जहां जरूरी लगे इन मैटर्स रिलेटेड टू डीएनए लेबोरेटरीज एंड डीएनए बैंक्स। यस, डीएनए लेबोरेटरीज का और बैंक्स का एक नेटवर्क यहाँ सरकार स्थापित करना चाहती है पूरे भारत में। तो यहाँ उस पूरी प्रक्रिया में जहाँ कहीं भी सरकार को जरूरत लगे वहाँ इस बोर्ड को, सरकार को जो है मदद करनी है, हर संभव मदद करनी है, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो अन्य प्रकार की हो। तो ये बात रही यहाँ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की। अब डीएनए लेबोरेटरीज, डीएनए वैद्यशाला, every DNA laboratory is required to get accreditation from the board before the undertaking any procedure like testing, analyzing, etc. A laboratory will ensure quality in collection, storage, testing and analysis of DNA samples। yes, तो कुल मिलाकर कहा गया कि डीएनए लेबोरेटरी अगर स्थापित करनी है तो पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है, इस डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की मंजूरी होनी आवश्यक है, अन्यथा यह लेबोरेटरी जो है वो स्थापित नहीं की जा सकती। और एक स्पेसिफाइड, एक प्रीडिटरमाइंड प्रोसीजर जो है इस लेबोरेटरीज को फॉलो करने हैं, क्वालिटी मेंटेन करनी है, जिनमें कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग ऑफ डीएनए सैंपल्स की बात जो है की जाएगी या की गई है। ठीक है, तो एक पूर्व निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट से चीज़ों को संभालना है इन लेबोरेटरीज को। इट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, quality manuals and share the DNA data prepared and maintained by it with national and regional DNA data bank। yes, इन लेबोरेटरीज को
सबसे प्रथम तो डेटा जो उन लोगों के द्वारा कलेक्ट और एनालाइज किया जा रहा है, कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड जो है वो उन्हें रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट डीएनए बैंक के साथ पहले तो शेयर करना होगा। फिर उनको मेंटेन करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने होंगे, क्वालिटी मैनुअल्स जो है उनको मेंटेन करना होगा। तो ये सारी कुछ ऑब्लिगेशन है जो कि यहाँ इन डीएनए लेबोरेटरीज के ऊपर यह कानून जो है वो डालता है। तो डीएनए लेबोरेटरीज आफ्टर डिटरमाइनिंग द डीएनए प्रोफाइल are required to return the biological sample to the investigation officer in the case, and in other cases destroy the remaining sample and intimate about the same to the person concerned. Yes, तो यहाँ कुल मिलाकर डीएनए लेबोरेटरीज के द्वारा अगर कोई भी डीएनए के ऊपर कोई जांच हो गई, जांच पड़ताल हो गई, उसका विश्लेषण उन्होंने कर दिया, एनालिसिस कर दिया, फिर उस सैंपल को फिर से वापस करना होगा इन डीएनए लेबोरेटरीज को टू द रेस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और इन केस दे नीड टू डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग डीएनए, रिमेनिंग कलेक्टेड डीएनए सैंपल्स। ठीक है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा एक बार उनका उद्देश्य खत्म हो जाए, अध्ययन का, निरीक्षण का, फिर बाद में यह सैंपल जो है उनको खत्म करना होगा इन लेबोरेटरीज के ऊपर, यह दायित्व है। फिर सैंपल कलेक्शन एक प्रीडिटरमाइंड, एक पूर्व निर्धारित कोड है कैसे डीएनएस के सैंपल को जो है अपने आप में कलेक्ट किया जाए। फॉर द कलेक्शन ऑफ बॉडीली सब्सटेंस फ्रॉम एन अरेस्टेड पर्सन, ही और हिज कंसेंट इज मटेरियल एक्सेप्ट फॉर सर्टेन ऑफेंस। यस, कुछ गुनाहों को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे गुनाहों में जब डीएनए कलेक्ट होता है तो उस व्यक्ति को जानकारी होती है। ठीक है, कुछ गुनाहों में नहीं होती, मगर कुछ अन्य सारे गुनाहों में, कुछ गुनाहों को छोड़कर अन्य सारे गुनाहों में कोई भी व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए जब उसका डीएनए लिया जा रहा है। If a person refuses to give a sample, a request can be obtained from the magistrate having jurisdiction over the case. Yes, अगर कोई व्यक्ति अपना डीएनए लेने से इनकार करे, कोई भी प्राधिकरण को, कोई भी अथॉरिटी को, चाहे वो लोकल एनफोर्समेंट एजेंसी क्यों ना हो, अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस यह पूरा जो मामला है वो मैजिस्ट्रेट के पास से चला जाना चाहिए। फिर बाद में मैजिस्ट्रेट जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। A person may voluntarily give his sample for DNA profiling in case where he or she was present at the scene of the crime which is being investigated, or a relative has been lost or is missing in a disaster or otherwise. Yes, तो कुल मिलाकर यहाँ वॉलंटरीली भी कोई भी व्यक्ति अपने डीएनए सैंपल्स दे सकता है, चाहे वो कोई भी क्राइम की सीन के ऊपर हो, चाहे उनके कोई सगा संबंधी जो है वो कहीं पर भी खो गए हो, उनको ढूंढना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी व्यक्ति वॉलंटरीली स्वैच्छिक रूप से भी डीएनए सैंपल जो है वो दे सकता है। फिर द सैंपल्स फॉर डीएनए टेस्टिंग कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेस: bodily substance, crime scene, clothing or object, or any other sources mentioned by law. Any intimate bodily substance from a living person will only be collected by a medical practitioner. Other collections can be done by only या any technical staff. Yes, तो कहा गया है कि कोई भी ऐसा डीएनए सैंपल जो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर से लेना है तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, अन्यथा जो टेक्निकल स्टाफ होगा वो क्राइम सीन पर या अन्य कोई चीज, वस्तुओं के ऊपर से डीएनए सैंपल्स अपने आप कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सैंपल कलेक्शन का भी प्रावधान हमें दे दिया गया है। अब डीएनए डाटा बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश डीएनए डाटा बैंक्स at a central and regional level. A regional bank will share all its stored data with the central bank. Yes, regional level basically जो है अगर देखें तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक होगी। ठीक है, तो यहाँ एक केंद्रीय स्तर पर भी है और एक यहाँ रीजनल यानी कि प्रादेशिक या जिला स्तर पर भी ऐसी डीएनए डाटा बैंक्स प्रस्तावित करने की कल्पना सरकार करती है। दिस डीएनए डाटा बैंक्स विल मेंटेन रिकॉर्ड्स रिसीव्ड फ्रॉम लेबोरेटरीज इन द क्राइम सीन, सस्पेक्ट्स, अंडर ट्रायल्स, ऑफेंडर्स, मिसिंग पर्सन्स एंड अननोन डिसीज्ड पर्सन्स। तो यहाँ इन सारे व्यक्तियों के डीएनए को स्टोर किया जाएगा। रिमूवल ऑफ डीएनए रिकॉर्ड, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्राइम सीन विल नॉट बी रिमूव्ड, but the director will remove the DNA profile from the record of the bank of a suspect after his police report has been filed and of an under trial after the court order. Yes, तो यहाँ एक बार अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, ठीक है, तो फिर उसके बाद डीएनए के जो सैंपल्स है वो यहाँ लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय करेगी। और अगर अंडर ट्रायल्स के केस में देखा तो अगर कोर्ट का कोई फैसला गया तो फिर उसके बाद डीएनए के सैंपल्स जो है वो यहाँ डिस्ट्रॉय या रिमूव किए जाएंगे लेबोरेटरीज से। ठीक है, तो प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एन ऑफेंडर, सस्पेक्ट और अंडर ट्रायल एंड whose profile was added due to other reason can send a written request for removal. Yes, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो कोई गुनहगार है
ना तो पीड़ित है, ना तो कोई लाभार्थी है जिनको कोई लाभ मिलना है, और अन्य कारण से अगर उसकी डीएनए प्रोफाइल बनी है तो वो रिक्वेस्ट करके अपनी प्रोफाइल को रिमूव कर सकता है, वो अधिकार उनके पास है। ठीक है। फिर जो अध्याय है वो कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ डीएनए डेटा, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही सेंसिटिव डेटा है, निजी डेटा है, तो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, गुप्तता जो है वो मेंटेन होनी अनिवार्य है। ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू डीएनए प्रोफाइल्स केप्ट विद बैंक विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल। यस, सारा डेटा जो है जो डीएनए बैंक में है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा स्ट्रिक्टली। द बोर्ड हैज बीन अकॉर्डेड विद द ड्यूटी टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यस, यह जो बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड, उसे यह दायित्व दिया गया है कि डीएनए डेटा को संभाल कर रखने का कार्य आपका है, उसका संरक्षण आपका है। The members of the board and staff of the banks shall not reveal any information regarding the DNA profiles anywhere or to anyone, even after their service has ended. Yes, यहाँ इस क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी, कोई भी अफसर डीएनए प्रोफाइल संबंधी कोई भी डेटा, कोई भी माहिती बाहर सार्वजनिक नहीं कर सकते, चाहे उनका जो कार्यकाल है, चाहे उनकी नौकरी खत्म भी क्यों ना हुई हो। The DNA profiles will only be used for facilitating the identification of the person and not for any other purpose. Yes, DNA प्रोफाइल का उपयोग व्यक्ति की पहचान करने के लिए ही किया जाएगा, और ऐसी जांच जो है एजेंसियों के द्वारा ही अधिकृत रूप से ही किया जाएगा, इन एन ऑफिशियल मैनर ही किया जाएगा, अन्यथा डीएनए प्रोफाइल का उपयोग कहीं पर भी नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर इस कानून में जो है सारे प्रावधान है। अब हमें यहाँ से इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में देखना है। शुरू हम आलोचना से करेंगे। प्रथम बिंदु कहता है डीएनए इज द मोस्ट प्राइवेट एलिमेंट ऑफ द पर्सन एंड देयरफॉर द पोटेंशियल अब्यूज ऑफ द सेम इज वेरी हाई। यस, डीएनए जो है वो एक गुप्त से गुप्त अगर कोई जो है माहिती है, किसी भी व्यक्ति की निजी माहिती, तो वो है डीएनए। अब अगर उसका कलेक्शन हो रहा है, अगर उसका स्टोरेज हो रहा है, अगर उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ दुरुपयोग तो होगा ही होगा, ये बात तो यहाँ तय है। तो ये शंका यहाँ जताई गई, पहला इसका जो है क्रिटिसिज्म। दूसरा, बिल डज नॉट एड्रेस चैलेंजेस वेयर टेक्नोलॉजी माइट फेल। यस, टेक्नोलॉजी जो है वो जब फेल होगी तब जो समस्या चुनौतियां उत्पन्न होगी उनके निराकरण की बात यहाँ इस कानून में नहीं की गई। अल्टीमेटली यह कानून पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मगर जब टेक्नोलॉजी क्रैश होगी तो उसके लिए प्लान बी किया है, उसका कोई प्रावधान, उसकी कोई व्यवस्था यहाँ इस कानून में नहीं जो है दी गई। तो ये इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरा बिंदु कहता है ऑल्सो बिल एस्टेब्लिशेस 100% फेथ इन द टेक्नोलॉजी विच हैज द पोटेंशियल टू गिव रॉन्ग रिजल्ट। यस, यह बिल इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के ऊपर हमने 100% भरोसा रख दिया। अब यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो तो कभी भी क्रैश हो सकती है, कभी भी फेल हो सकती है, तो इन दैट केस वी विल बी क्लूलेस, वी विल बी डायरेक्शनलेस। तो ये इसकी तीसरी आलोचना है। एंड लास्ट, फर्दर, India's police and forensic departments are not fully equipped with review and maintain the high standards of the bill in relation to DNA profiling. Yes, DNA profiling किस तरीके से किया जाए, जो कल्पना यहाँ इस बिल में की है। यहाँ बताया गया है कि भारत की पुलिस, भारत के अलग अलग राज्यों की पुलिस एवं भारत का फोरेंसिक डिपार्टमेंट दोनों ही आज असक्षम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन पावर हो। ठीक है, इस नए अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करने के लिए, तो ये एक इसकी बड़ी और आखिरी आलोचना थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे पास इसकी महत्व की भी कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु है, जिनमें सबसे प्रथम, इंडियन कोर्ट सिस्टम सफर्स फ्रॉम ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केस। दिस बिल इज अ मूव फॉरवर्ड दैट हेल्प इन स्पीडियर डिस्पोजल ऑफ द केसेस। यस, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग आ गया, डीएनए, तो व्यक्तियों की पहचान, पीड़ित की पहचान, गुनहगार की पहचान अपने आप में जो है आसान हुई, जिनकी बदौलत जो निपटान है, मामलों के निपटान, वो तेजी से होंगे। Ultimately, it will reduce the pendency of our court. दूसरा बिंदु, current law on fingerprinting is ambiguous and does not address various issues like maintaining verified database. With enactment of this bill, such concerns would be addressed. Yes, आज का जो फिंगरप्रिंटिंग का जो रिजाइम है भारत में, वो थोड़ा सा एम्बिगियस से कहा गया है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कहाँ डेटा स्टोर होगा, कोई दुरुपयोग होगा कि नहीं होगा, कोई एश्योरेंस नहीं है, जो इस बिल से प्रदान होगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और आखिरी बिंदु कहता है डीएनए बिल कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम इन सोफिस्टिकेटेड क्राइम सॉल्विंग रिजाइम। या सोफिस्टिकेटेड क्राइम सॉल्विंग रिजाइम विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो ये इस दिशा में भारत का प्रथम जो है कदम है, जो सराहनीय है, जो पूरे विश्व में जो है इसकी सराहना हो रही है। तो कुल मिलाकर
हमें यह सारे बिंदु देखने थे जो कि यहाँ इसके क्रिटिसिज्म और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते थे। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान में जो कि आखिरी रहेगा 106वां उपाख्यान, जिनमें हम लोग सरोगेसी बिल के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपने पूर्व की यह श्रृंखला के उपाख्यान नहीं देखे, ग्रोथ मोड यूपीएससी के ऊपर अन्य श्रृंखलाएं नहीं देखी, तो आप आज ही देखिए, आप आज ही हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षी छात्रों तक पहुंचाए और उनको सामान्य अभ्यास की तैयारी में हम लोग मददरूप हो। इसलिए आप आज ही हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं एवं यह सारा जो कंटेंट है वो आप इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है रीड कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लो वाइज लो पीडीएफ, ठीक है, लेक्चर वाइज लेक्चर पीडीएफ। तो आप आज ही हमारी वेबसाइट की मुलाकात लीजिए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। तो अभी दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।